साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान की अगली कड़ी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में समझेंगे। यह पद कब आया, क्यों लाया गया, वर्तमान में इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है और इसके महत्व के बारे में समझेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ जो भी संवैधानिक स्थिति है, संस्थाएं हैं, वो धीरे धीरे विकसित हुई और इनके विकास में अंग्रेजी राज का बहुत बड़ा योगदान रहा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी संवैधानिक संस्थाएं वर्तमान में हैं, उनमें अधिकतर अंग्रेजी राज के दौर में स्थापित की गई और कालांतर में फिर उनका भारतीयकरण कर दिया गया। इसी में एक है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपने अंग्रेजी में CAG का नाम सुना होगा, शॉर्ट। तो ये CAG का जो पद था वो अंग्रेजी राज में लाया गया। क्यों लाया गया, इसको पहले एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। हमने इसके लिए कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। देखिए, पहला क्या कहता है कि महालेखा का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया। देखिए, अंग्रेज जो थे वो लेखांकन के मामले में या जो डॉक्यूमेंट्स होते थे या जो उनके सारे विवरण होते थे, उनको एक जगह एकत्रित करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। इसके पीछे मुख्य मकसद ये होता था कि सरकार के पास डाटाओं के द्वारा सूचनाओं का संग्रह होना चाहिए ताकि उसको अपनी स्थिति और अपने हितों के लिए उपयोग किया जा सके। तो इसी परिप्रेक्ष्य में, चूँकि इंग्लैंड में सब संस्थाएं पहले से थी, तो भारत में भी महालेखा का कार्यालय स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1858 में। वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड, याद रखिएगा कौन, सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। अर्थात भारत में अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए ये पहले महालेखा परीक्षक थे। ठीक है, ऑडिटर जनरल थे। इसी समय इसको भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। अर्थात इसको नामित रूप से भारत सरकार का, याद कीजिए कब, भारत सरकार का। और कब ये किया गया? 1860 में, और स्थापित किया गया 1858 में। यदि आप इतिहास को ध्यान से देखेंगे तो 1858 ही वो वर्ष था जब कंपनी के राज को खत्म करके ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंदर में ले लिया। और इस प्रकार से जब वो पूरे शासन को अपने हाथ में लिए तो उन्होंने ऐसे पद स्थापित किए जो भारत सरकार के सारे संग्रह और व्यय को, आय और व्यय को देख सके। कहाँ पे? भारत सरकार के। और फिर 1866 में, याद रखिए 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखक परीक्षक कहा गया। क्या कहा गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तथा बाद में फिर 1884 में इसी पद को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नामित किया गया। याद रखिए कहाँ के? भारत के। फिर इसमें कुछ चेंजिंग आए। फिर वर्ष 1919 में इन्होंने क्या किया कि उसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया। और फिर वर्ष 1935 में प्रांतीय लेखा परीक्षक की स्थापना कर दी और फिर इनको कुछ और अधिकार दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जो वर्तमान में संवैधानिक पद है, इसकी प्रारंभ 1858 से हुई और ये कालांतर में धीरे धीरे विकसित होती गई। इसके पद और प्रतिष्ठा को और बढ़ाया गया और साथ ही इसे बहुत सारे अधिकार दिए गए ताकि ये अपने कार्य को सुचारू ढंग से सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर के कर सके। और आज जो हम रूप देखते हैं, इसकी स्थापना इसी समय हुई और एक कालांतर में जो विकसित हुई, हमने पूरे विकास को एक छोटा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिख दिया ताकि एक मोटा मोटी समझ में आ सके कि हाँ, ये कब हुई थी, कैसे हुई थी। अब कैसे के लिए बता दो। कैसे के लिए है कि जो अंग्रेजी सरकार थे, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने इस पद की स्थापना की इसलिए कि हमारे जो भी डाटा है वो एक जगह संग्रहित रहे। याद रखिए, मैंने पहले भी बोला कि अंग्रेज जो थे वो डाटाओं को संग्रहित करने में माहिर होते थे और इसका एक कारण ये था कि इन डाटाओं का उपयोग करके वो अपने हितों को
पूर्ण किया करते थे। हमारे यहाँ इससे पहले जो भी कार्य हुआ करते थे वो बहुत क्या कह सकते हैं, एक अलग रूप से डाटाओं को संग्रह नहीं किया जाता था। जैसे मुगलिया साम्राज्य हो गया, उससे पहले भी इस तरह से कोई नहीं था। अभी क्या हुआ कि हर चीज़ के लिए एक संस्था बनाई गई और उन संस्थाओं के द्वारा जो सूचनाएं थी उनको एकत्र की जाती थी, उनको अभिलिखित किया जाता था और उनको रखा जाता था। तो ये है हमारे भारत के महानियंत्रण लेखक परीक्षा का एक छोटा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। हमने इसको मोटा मोटी लिखा है। अब हम इसको देखते हैं संवैधानिक स्थिति, अर्थात संविधान में इनका पद का कहाँ पर वर्णन किया गया है, कितना वर्णन किया गया है और साथ ही इनकी क्या संवैधानिक स्थिति है। तो फिर अब इसका संवैधानिक स्थिति को देखते हैं। देखिए, जब आप संवैधानिक स्थिति को देखेंगे तो संविधान में वर्णित इसके अधिकारों और इसके कर्तव्यों को देखेंगे। अब बहुधा ये होता है कि हम इनके कार्यों को एक अलग परिप्रेक्ष्य अर्थात राजनीतिक रूप से भी देखने लगते हैं। सुनने में समझने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन अपने जो मूल कार्य है, मतलब आप जो परीक्षा उपयोगी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जब आप राजनीतिक मामलों को ले आएंगे बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, तो एक भटकाव की ओर चले जाएंगे। तो इसलिए मैं उनसे बचते हुए आपको सीधे इसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में बताता हूँ। देखिए, इसमें कुछ अनुच्छेद हैं। कौन कौन अनुच्छेद है? 148, 149, 150 और 151। ये जो अनुच्छेद हैं, इसी में इन पदों का वर्णन है, ये क्या क्या है, कैसे करेंगे और कितना करेंगे। हालांकि आपको एक ओवरऑल बता दूं कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वो उसे बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है। क्यों दी गई है? ताकि वो अपने कार्य को सुचारू ढंग से और किसी भी दबाव को न लेते हुए कर सके। देखिए, इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किनके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, अर्थात जब चाहे राष्ट्रपति इन्हें नहीं हटा सकते। इन्हें हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अपनाई जाती है। याद रखिए, परीक्षाओं में आपसे यही पूछ सकता है। इसके अलावा इनकी जो एक बार नियुक्ति हो गई तो इनके वेतन भत्ते इत्यादि में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरा, इनके जो कार्यालय होंगे, इनके जो कर्मचारी होंगे, इन सबके वेतन और भत्ते और नियम महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के सलाह पर ही, जो बाध्यकारी है सलाह पर ही बनाए जाएंगे। ये सब इनको सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा एक बार जो व्यक्ति इस पद पर पहुंच जाएगा, फिर बाद में भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये संविधान में इस पद को गरिमा एवं सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए, याद रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कहता है कि 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अर्थात 48 जो है संविधान में वर्णित करता है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे और वो पूरे जो भारत सरकार के जो आय व्यय ब्यौरे जितने भी ब्यौरे हैं उस सबको देखेंगे, समझेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये सब सारी चीज़ें जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं और सरकार जो है इसमें अपने क्या कह सकते हैं विधि विधानों के अधीन कार्य करती हैं। लेकिन जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो संसद का आदमी होता है। याद रखिए, सरकार का नहीं, किसका होता है? संसद का होता है, या उसको संसद का अभिकर्ता अर्थात एजेंट भी बोला जाता है। सरकार का नहीं, याद रखिएगा, किसका? संसद का। सरकारी धन का सबसे बड़ा देखने वाला यही होता है। अब देखिए, अब कहता है 148 के अनुसार होगा। परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा ही पूछेगा कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। तो अनुच्छेद 148 ये पहले पूछता था, अब कुछ ज़्यादा पूछने लगा। अब बहुत सारे लिख देगा, अब आपको पूछेगा। देखिए, 149 कहता है, 149 कहता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों। देखिए, उनका कर्तव्य क्या होगा और उनकी शक्तियाँ क्या होगी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उनका काम है राज्य, केंद्र और वैसे सारे संस्थाएं
जो जिनमें सरकारी धन लगा हुआ या सरकार यदि कहे तब किन्हीं और संस्थाओं का लेखा परीक्षण वो कर सकती हैं, देख सकती हैं, समझ सकती हैं कि इनमें कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, और एक सारा रिपोर्ट बना करके वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यही उनका मूल काम है, ठीक। और राष्ट्रपति उस जो रिपोर्ट है उसको संसद के पटल पर रखवाते हैं। यदि वो मामला राज्य से संबंधित है तो वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा और राज्यपाल वो सारी रिपोर्ट विधानमंडल पर के पटल पर रखवाएंगे। आगे अनुच्छेद में इसको देखते हैं। तो देखिए 149 जो है वो भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। याद रखिए कि उनके इस लेखा परीक्षण की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है। वो किसी भी मामले के लेखा परीक्षण को देख सकते हैं। अब देखिए 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए कैग अर्थात इसकी सलाह पर राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्यों को दिशा निर्देशित करेंगे कि आप अपने सारे जो आय व्यय के मामले हैं, सारे जो आर्थिक मामले हैं, एक खाते में जो खाता कैग की सलाह पर बनाया जाएगा। याद रखिए सलाह बाध्यकारी है, कैग की सलाह पर बनाए जाएंगे और उसी के अनुसार अपने सारे विवरण को रखिए ताकि जब जरूरत होगी, जब समय आएगा तो कैग इसका मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे। याद रखिएगा कि खातों का जो विवरण है वो राष्ट्रपति निर्देशित जैसा करेंगे और जो निर्देशन होगा कैग की सलाह पर होगा, उसके अनुसार वो रखा जाएगा। और ये अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 150। अब देखिए अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, हमने शुरू में बताया था। और राज्य से संबंधित जो सीएजी की रिपोर्ट है वो राज्यपाल की सौंपी जाएगी। और केंद्र का जो मामला है वो संसद के दोनों पटलों पर, याद रखिएगा एक पटल नहीं, दोनों पटलों पर रखवाई जाएगी। और राज्य का जो मामला होगा वो विधानमंडल में रखवाई जाएगी और फिर वहाँ उस पर बहस होगी, जो संवैधानिक बहस होती है, जो संसदीय बहस होती है उस पर बहस होगी, फिर उस पर रिपोर्ट आएगी और फिर रिपोर्ट के अनुसार सरकारें काम करती हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों में क्या कहता है कि तीसरी अनुसूची की धारा 4 में, याद रखिएगा तीसरी अनुसूची जैसा कि समझते हैं, धारा 4 में सीएजी के शपथ के बारे में वर्णन है। किसके बारे में? शपथ के बारे में वर्णन है। और छठी अनुसूची, ये पूछ सकता है, छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषद तथा क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के अनुसार रखने का वर्णन है। इसको थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए कि जो छठी अनुसूची में वर्णित है कि भाई जितने भी जिला परिषद हैं और क्या उसको बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद हैं, वो भी अपने खातों का लेखांकन का जो आर्थिक खाते जो हैं, आय व्यय के जो भी खाते हैं, उसको राष्ट्रपति जैसा निर्देशित करें। जिस तरह के वो निर्देशन किसके होगा? कैग की सलाह पर, उसी के अनुसार अपने सारे विवरण रखेंगे ताकि उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा, उसका भी परीक्षण किया जाएगा और फिर उससे संबंधित रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो ये है इसकी संवैधानिक स्थिति। इसको दोबारा से फिर से समझ लीजिए कि 148 जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के बारे में है। 149 उनके कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में। याद रखिए 150 कहता है कि संघ और राज्य के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखा जाएगा। 151 जो है कहता है कि खातों से जो भी कैग जो है वो जो भी रिपोर्ट बनाएंगे वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति दोनों सदनों में उस रखवाएंगे और राज्यपाल यदि है राज्य से संबंधित मामला है तो वो विधानमंडल में रखवाया जाएगा। ये इनकी संवैधानिक स्थिति है। अब हम इसको एक एक करके आगे फिर समझते हैं। तो इसके कार्यों को और थोड़ा सा दीर्घ रूप में देख लेते हैं। देखिए सीएजी भारत के संचित निधि और प्रत्येक राज्य केंद्र पर शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है कि संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करती है। साथ ही आकस्मिक निधि एवं सार्वजनिक खातों से होने वाले समस्त खर्चों का भी परीक्षण करती है। देखिए इसको एक मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार के धन कहाँ से आया, कहाँ की एक लेखा जोखा होता है। ठीक, जो गया किस मद के लिए गया,
जो मद के लिए गया उसका क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ, या उसमें कहाँ पर कटौती की जा सकती थी या कहाँ पर नहीं की जा सकती थी, ये सारे चीज़ों का एक अवलोकन होता है। ठीक है। सीएजी का कार्य जो है ये समस्त आय व्यय या जितनी भी निधियां सरकार के द्वारा बनाई गई हैं उनसे जो पैसा गया, ये सारे चीज़ों का विवरण का परीक्षण करना है। याद रखिए, परीक्षण करना है। अब कहिए कि क्या रोक भी सकते हैं? नहीं, रोकना इनका काम नहीं, इनका कार्य है परीक्षण करना। अब आपके मन में आएगा कि भाई जब रोक नहीं सकते हैं तो इनको रखने का क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे देशों में है कि उनके अनुशंसा पर ही पैसा निकलेगा, भारत में ऐसी नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि संसद की शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया है, उसके कार्यों की शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया है। हाँ, यदि वो कृत्य हुए हैं, गलत हुए हैं, तो उस पर फिर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। अर्थात हमारे यहाँ जो सत्ता का केंद्र है संसद है, और उस पर कोई भी कार्य करते समय प्रतिबंध नहीं रखा गया। दूसरा कि हमारे यहाँ जो बजट होते हैं या आर्थिक जो क्रियाकलाप होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर सदन में रखवाए जाते हैं। तो अब राष्ट्रपति के कार्य को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन चूंकि कार्य जो है वो सरकार के द्वारा निष्पादित होते हैं, इसलिए संसद, सरकार नहीं संसद, उस कार्य का परीक्षण करती है कि क्या जो कार्य किया गया कितना सही था, कितना गलत था, यदि इसमें हुआ है तो कैसे हुआ, क्या धन का गलत दुरुपयोग हुआ है, क्या धन का गलत निष्कासन हुआ, या सार्वजनिक धन का गलत जगह पर दुरुपयोग करके व्यय किया गया है। ये सारा कार्य जो है वो संसद देखती है। सरकार का काम ये सब देखना नहीं है, सरकार का काम होता है करना। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत सही नहीं होती हैं, या कभी कभी ऐसी चीज़ें क्या कर सकते हैं जानबूझ के भी कर दी जाती हैं। तो संसद इसको देखती है और उसको देखने के लिए जो सारे विवरण का जो परीक्षण है वो कैग करती है, और इसी के रिपोर्ट पे संसद में बहस होती है। आपने विभिन्न समाचार चैनलों के द्वारा देखा होगा कि कैग के रिपोर्ट पर क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, उसका वर्णन कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं करूं। इसके अलावा देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग के सभी व्यवसाय, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट एवं अन्य खातों का ऑडिट करता है। देखिए, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सबके आय व्यय, लाभ हानि, उनके व्यवसाय के जो वर्णन है उनका ये परीक्षण करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें और हैं कि ये सभी का नहीं करेगा, खुद जाके नहीं करेगा, किसी का खुद से भी करेगा, जैसे ओएनजीसी वगैरह का ये खुद से करता है। किसी का क्या है कि ये टेंडर पर दे दिया, भाई एक काम करो तुम थोड़ा सबका बैलेंस शीट देखो, उसके बाद ये परीक्षण करता है। किसी का क्या है कि वो प्राइवेट टेंडर वाले को, प्राइवेट वाले को टेंडर दे दी जाती है कि भाई आप ही इसका बैलेंस शीट देखो, बाद में हम इसको परीक्षण कर लेंगे। अर्थात ये समस्त कार्यों को करने के लिए अपने ही ऑडिटर को नहीं भेजेगा, सारे लोग मिलकर करते हैं। ये सिर्फ अंतिम रूप से उनका परीक्षण करता है। अब देखिए अगला कहता है कि यदि आवश्यक हो तो सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों के आय व्यय का भी परीक्षण करता है, यदि आवश्यक हो तो। अर्थात जब ऐसा लगे कि इसका परीक्षण जरूरी है तो ये फिर उनका भी परीक्षण करता है। इसके अलावा एक और प्रावधान है कि यदि राज्यपाल अनुशंसित करें या राष्ट्रपति अनुशंसित करें तो ये किसी भी नगर निगम, निकाय इत्यादि के भी जो आय व्यय हैं उनका भी ये परीक्षण कर सकता है। इसके अलावा और भी ऐसे कुछ कृत्य हैं जो इसी से संबंधित, कोई अलग कृत्य नहीं, इस और भी कृत्य यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल अनुशंसित करें तो उनका भी ये परीक्षण कर सकता है। अर्थात उनकी अनुशंसा पर ये किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी निकाय का, किसी भी संस्था का लेखा जोखा का परीक्षण कर सकता है। ये कैग का मूल काम है। ठीक है, तो एक नज़र इसको फिर से देख लीजिए। इतना याद रखिएगा कि कैग का पूरा काम ही है सरकारी धन का परीक्षण करना, कहाँ आया, कहाँ किया। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आते रहेंगी आपसे परीक्षाओं में, जो ज़्यादा पूछेगा। मैं आपको लास्ट में एक बार और से समझा देता हूँ। इसके आयु से संबंधित प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो इनकी जो आयु है वो 65 और 6 वर्ष, अर्थात 65 वर्ष के अधिकतम या 6 वर्ष अधिकतम इनकी जो पद की जो आयु है वो रखी गई है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन ये जब हटेंगे कैसे, तो या तो त्याग पत्र दे दें या जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को
हटाया जाता है वैसे इनको पद से हटाया जाएगा, अर्थात सदन में एक चर्चा होगी, अथी लाया जाएगा, क्या उसको बोलते हैं, प्रावधान लाया जाएगा, और वहाँ से जब इन पर सिद्ध होगा कि नहीं इनको पद से हटाया जाए तो फिर ये हटेंगे। याद रखिए वो महाभियोग नहीं होता, महाभियोग अलग चीज़ होती है, और इनके और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। महाभियोग हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को लाए जाते हैं, और याद रखिएगा कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अब इनके पद में क्या है, इनके पद में कुछ चीज़ें और हैं जो मैंने शुरुआत में भी बताई थी कि ये अपने पद पर जब बनते हैं तो इनके जो कृत्य हैं, इनके जो सारे क्या कह सकते हैं सरकारी कानून है, ये इन्हीं की इच्छा से बनाए जाते हैं, और इनके जो वेतन भत्ते पेंशन और इनके कर्मचारियों जो इनके जो कार्यालय हैं, सारे जो खर्च होते हैं वो भारत के संचित निधि पर होते हैं। किस पर होते हैं? भारत सरकार के संचित निधि पर होते हैं, ताकि इनके जो क्रियाकलाप हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई सरकारी व्यवधान न हो, अर्थात कोई सरकार दबाव न दे सके कि आप ऐसा कर दीजिए। हालांकि एक व्यवहारिक रूप से आप समझते हैं कि सरकार के अधीन ही सारे चीज़ काम करते हैं, लेकिन संविधान में इनको सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा जब ये पद से रिटायर होंगे तो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद को सुशोभित नहीं करेंगे, और ताकि ऐसा ना हो कि कोई पद पर रहते हुए सरकार के लिए कुछ ऐसा कार्य करे कि बाद में उनको पुरस्कृत किया जाए, ऐसा इसको रोका गया है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो ये पद है, मतलब सीएजी का जो पद है वो संवैधानिक पद है, अर्थात इसका वर्णन संविधान में ही किया गया है। और साथ ही साथ इतना जरूर अवश्य ध्यान रखेंगे कि आप जब भी परीक्षाओं में पहुंचेंगे तो ध्यान रखेंगे कि सार्वजनिक आय व्यय से संबंधित जो भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और उस पद का नाम लिया जाएगा या उस पद से संबंधित कोई भी वर्णन पूछा जाएगा तो वो सीएजी ही होंगे, और साथ ही अनुच्छेद 148 से 151 तक। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।